सुबह का टाइम होता है, पुलिस के पास एक फोन आता है और बोला जाता है कि आम के बगीचे में एक युवती की लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस जैसे ही सुनती है, मौके पर पहुंचती है और जब पुलिस उस युवती की लाश को देखती है तो वाकई में चौंक जाती है, क्योंकि वो जो युवती है उसकी उम्र 24 साल होती है। उसका गला कटा हुआ था, उसके तन पे कपड़े ना के बराबर थे, उसके ब्लाउज पेटीकोट फटे हुए थे, दोनों छाती पे नाखून के निशान लगे हुए थे, गालों पर दांत काटने के निशान पड़े हुए थे और युवती के गुप्तांग को बुरी तरह से जला दिया गया था और उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई थी जिसका किसी एक मानव से, मनुष्य से उम्मीद नहीं की जा सकती है। और फिर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद जब खुलासा करती है तो वाकई में आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि कोई इंसान इस तरह कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई आप लोग किस राज्य से हो, कहां से हमारी वीडियो देखते हो, कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम लूंगा। तो चलो, आज की जो सच्ची घटना है ये है मध्य प्रदेश के शहडोल में एक व्यवहारी थाना पड़ता है। यहीं का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम बाबूलाल राठौर होता है। इसकी उम्र 54 साल होती है। इसके एक बेटा है जिसका नाम राजू है। इसकी पत्नी की मृत्यु 15 साल पहले हो चुकी है और इसके एक बहू है जिसका नाम नीतू है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो राजू था एक दिमागी तौर पे कमजोर था। लेकिन इसकी जो बीवी थी राजू की, नीतू, वो ही घर का कार्यकाज संभाला करती थी, बगल के गांव में काम करने जाया करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो उसके नीतू के ससुर होते हैं वो खेत का कारोबार किया करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक 25 मार्च 2018 को नीतू की लाश एक आम के बगीचे में सुबह सुबह मिलती है। तो लोग जमावड़ा लग जाता है कि इसकी लाश यहाँ पर कैसे आई। फिर लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पर आती है और जांच पड़ताल शुरू करती है, क्योंकि उसके साथ कुछ इस तरीके से किया गया था कि लोग वाकई में कोई देख नहीं पा रहा था उसको। अब पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। लाश का पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसके गले काट करके हत्या की गई है। अब पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन कहीं भी उसका सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर उसकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे। अब उसके ससुर बाबूलाल से पूछताछ स्टार्ट की जाती है। बाबूलाल बोलता है कि मैं तो जी डेली शाम को अपने खेत में ही चला जाता हूँ, खेत में ही रहता हूँ और खेत का देखभाल करता हूँ, वहीं सोता हूँ। सुबह कभी घर आया कि नहीं आया, सिर्फ खाना खाने के लिए, बाकी मेरे से पता नहीं। मेरा बेटा है जो कि दिमागी तौर पे कमजोर है, वो ज्यादा क्या सही है क्या गलत है उसको नहीं समझ पाता है। इस तरीके से बाबूलाल अपने बातों का जवाब देता है। अब पुलिस एक लेडी कांस्टेबल को लगाती है उसका गुप्त तौर पे जांच करने के लिए कि नीतू कैसी लड़की थी, क्या करती थी, इस तरीके से। तो वो जो लेडीज कांस्टेबल होती है वो भी अपने हिसाब से एक जांच पड़ताल स्टार्ट करती है और कुछ छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करती है और पता चलता है कि 2016 में ही नीतू अपने घर वालों से, ससुराल वालों से झगड़ा करके मायके चली गई थी और 2016 में ही दहेज प्रथा का एक आरोप भी लगाया था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि जब उसका पति दिमागी तौर पे कमजोर है तो इन सब चीजों के बारे में वो नहीं समझ पाएगा, दहेज क्या होता है क्या नहीं होता है। इसका मतलब बाबूलाल ही कुछ किया है, क्योंकि ये तो समझदार है। तो इसको फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और बाबूलाल बोलता है कि मैं तो खेत पे ही रहता हूं, मेरे से ज्यादा मतलब है नहीं, मेरा बेटा दिमागी तौर पे कमजोर है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बहू उसे साथ में लेटने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोली होगी और वो न किया होगा तो दोनों में लड़ाई हुई होगी और वो दिमागी तौर पे कमजोर है तो इस तरीके से कुछ गड़बड़ किया होगा। अब पुलिस को फिर से एक शक होता है कि कोई बाप अपने बेटे को इस तरीके से, अपने बेटे को ही क्यों गलत ठहराने की कोशिश कर सकता है। अब पुलिस फिर से बाबूलाल पे ही उसका शक जाता है पुलिस का। अब इधर जो महिला कांस्टेबल थी एक और सूचना ला करके पुलिस को सौंपती है, बोलती है कि जो नीतू होती है ये जिस दिन इसकी हत्या हुई थी उसी रात को बाबूलाल के पास खेत गई थी मिलने। जब इस तरीके से पुलिस को सूचना मिलती है तो एक बार फिर से बाबूलाल को बुलाया जाता है और फिर से पूछताछ स्टार्ट की जाती है। अब पुलिस इस बार बाबूलाल से धर्म ग्रंथों का कसम खिलाया जाता है कि तुम इतने बुजुर्ग हो,
यहाँ धरती पे ही सब फल मिल जाते हैं, जो गलत करता है। कुछ इस तरीके से पुलिस अपने अंदाज में जब पूछताछ स्टार्ट करती है तो बाबूलाल पूरा कबूल करता है और कुछ बातें बताता है। अब बाबूलाल बोलता है कि मेरी पत्नी का देहांत 15 साल पहले हो गया था। मेरा एक बेटा है जिसका नाम राजू होता है। ये दिमागी तौर पे कमजोर था, तो मैंने सोचा कि फिर भी मेरे बेटे की अगर शादी हो जाएगी तो मेरे घर में भी एक बहू आ जाएगी, खाना देगी बना करके, और वो अपने बेटे की शादी करने के लिए सोचता है। लेकिन गांव के अगल बगल सभी को पता था कि राजू दिमागी तौर पे कमजोर है, तो भला कौन अपनी बेटी देता। अब बाबूलाल बहुत ज्यादा परेशान था अपने बेटे की शादी को लेकर के। और जब शादी सेट होती है, एक बगल के ही गांव में एक नीतू नाम की लड़की से 2014 में शादी हो जाती है। नीतू के भी एक सपने थे कि मैं भी अपने पति के यहाँ जाऊंगी, क्योंकि नीतू को ये नहीं पता था कि राजू दिमागी तौर पे कमजोर है। और नीतू सोचती है कि मैं भी अपने पति के पास जाऊंगी। कुछ सपने होते हैं, अरमान होते हैं कि मैं जिंदगी बसाऊंगी, पति होंगे मेरे, और सबके अरमान थे। लेकिन जब वो आती है पहली रात, राजू जब अपने पत्नी के पास जाता है तो नीतू सोच रही थी कि मेरे पति आएंगे, मेरा घूंघट उठाएंगे, मेरे से हाल चाल पूछेंगे। लेकिन राजू ऐसा न करके वो जाता है और अपनी पत्नी के बगल में लेट जाता है, सो जाता है। तो नीतू सोचती है ऐसा हो सकता है कि बहुत थके होंगे, और आजकल के लड़के भी लड़कियों से कम थोड़ी न होते हैं, शर्म आ रहे होंगे। तो नीतू भी सो जाती है। लेकिन दूसरी रात को भी यही होता है, राजू आता है और धीरे से सो जाता है, फिर सुबह उठता है, चला जाता है। तो नीतू को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अब नीतू सोचती है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब नीतू खुद उस पति के पास जाती है और उनसे कुछ हरकतें करने की कोशिश करती है। तो नीतू को पता चलता है कि मेरे पति शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे तो कमजोर हैं ही, बल्कि शारीरिक तौर पे भी ये कमजोर हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब नीतू को इस तरीके से पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, नीतू को बहुत धक्का लगता है। लेकिन राजू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो वाकई में दिमागी तौर पे कमजोर था। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि नीतू को क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं फर्क पड़ता। लेकिन नीतू धीरे धीरे अपने पति से झगड़ा करने लगती है और गर्म रहती है, अपने ससुर को भी कुछ उल्टा सीधा बोलती। इस तरीके से जब करती तो बाबूलाल को भी कहीं ना कहीं पता हो जाता है कि मेरा बेटा राजू दिमागी तौर पे नहीं बल्कि शारीरिक तौर पे भी काफी कमजोर है। अब बाबूलाल के मन में पाप पनपने लगता है। वो नीतू का ख्याल रखने लगता है, उससे जो नीतू को पसंद आता वो मार्केट से लाता है, नीतू जो कहती वो करता है बाबूलाल। और नीतू का छोटी से छोटी लेकर के बातों का ख्याल करता है। लेकिन एक दिन राजू घर पे था नहीं और नीतू स्नान कर रही थी, यानी नहा रही थी, और बाबूलाल आता है, यानी उसका ससुर। जब आता है तो देखता है कि उसकी बहू नहा रही है। वो जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपनी ही बहू को पकड़ लेता है। जब बहू को पकड़ लेता है तो नीतू भी विरोध नहीं करती है, उसे भी अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब ये सिलसिला एक दिन का नहीं, डेली का चलने लगता है। राजू जब भी घर न रहता या फिर राजू जब शाम को सो जाया करता था तो नीतू अपने बिस्तर से उठ करके अपने ससुर के पास चली जाया करती थी और वहीं रात भर लेटती, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती। इस तरीके से क्रियाकलाप चलता रहा। लेकिन एक रोज कुछ ऐसा होता है कि बाबूलाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल नीतू अपने ससुर यानी बाबूलाल से बोलती है कि देखो जी, मैं आपकी रखेल बन करके नहीं रह सकती, बल्कि मैं राजू को तलाक दे दूंगी और आपसे ही शादी करूंगी। चलो सामाजिक तौर पे मेरे से शादी कर लो और आप ही मेरे पति रहो। जब इस तरीके से नीतू अपने ससुर से यानी बाबूलाल से बोलती है तो बाबूलाल ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि घर में तो अच्छा था, लेकिन घर के बाहर जब ये माहौल जाता पूरा तो लोग क्या सोचते और समाज का ध्यान देने लगता है। बाबूलाल जब इस तरीके से बोलता है नीतू से तो नीतू मानने को तैयार नहीं थी। नीतू एक जिद में अड़ जाती है कि मैं शादी करूंगी और राजू से तलाक लूंगी। अब बाबूलाल के जो वासना का बुखार था वो उतर जाता है। अब वो नीतू से दूरियां बनाना शुरू कर देता है। पहले घर पे ही रहा करता था, लेकिन अब खेत का बहाना करके खेत में ही एक ऐसा स्थान बना लेता है सोने के लिए और अक्सर खेत में ही चला जाया करता है। कभी कभी आता है, बाकी खेत में चला जाता है। नीतू भी परेशान हो जाती है, अपने ससुर को बोलती है यहीं आओ और जो मैं कह रही हूँ करो। लेकिन उसका ससुर सोचता है इस तरीके से कैसे बचा जा सके और बार बार
अपने खेत ही चला जाया करता था। लेकिन जिस दिन घटना हुई थी, एक दिन पहले नीतू को अपने मायके जाना था कुछ काम से, तो अपने ससुर बाबूलाल से बोलती है कि देखो आज खेत पर मत जाना, कल मेरे को मायके जाना है, तो आज घर पे ही रहना, कुछ हम लोग शारीरिक सुख लेंगे और उसके बाद आप खेत पे ही रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके ससुर बोलते हैं ठीक है। लेकिन नीतू सुबह काम पे ही चला जाया करती थी गांव के बगल में। तो शाम को जब आती है तो उसे रास्ते में ही पता चलता है कि मेरे ससुर घर पे नहीं गए हैं बल्कि खेत में ही हैं। तो वो घर न जा करके डायरेक्ट खेत पर चली जाती है जहां उसके ससुर होते हैं और बोलती है कि आप घर पे क्यों नहीं आए, मैंने बोली थी कि घर पे चले आना शाम को, तो आए क्यों नहीं। उसके ससुर समझाते हैं कि देखो सही नहीं है, और बार बार नीतू बोलती है कि देखो आपको मेरे से शादी करना होगा, मैं रखेल बन करके नहीं रह सकती हूँ। नीतू बोलती है कि मैं यहीं रात भर खेत में आपके साथ रहूंगी, अब मैं भी घर आज नहीं जाऊंगी। तो बाबूलाल बोलता है कि देखो रात में यहाँ पे मजदूर वगैरह आते रहते हैं, कुछ लोग आते रहते हैं खेत में और बातचीत करने के लिए, अगर कोई आएगा रात में और देखेगा कि तुम मेरे साथ हो तो लोग क्या सोचेंगे, गलत इफेक्ट जाएगा। जब इस तरीके से नीतू से समझाता है तो नीतू बोलती है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं आपकी बहू नहीं बल्कि बीवी हूँ। जब इस तरीके से नीतू बोलती है अपने ससुर से, तो उसको भी गुस्सा आ जाता है और मार पीट देते हैं नीतू को। जब नीतू को थोड़ा चोट लगती है तो नीतू भी झगड़ा करने लगती है। उसके बाद बाबूलाल को गुस्सा आता है, एक धारदार हथियार से नीतू के गले पे मार देते हैं और उसका गला कट जाता है। जब गला कट जाता है तो तड़पने लगती है नीतू और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जब ये स्थिति देखता है तो बाबूलाल थोड़ा उसको और चोट देता है और उठा कर ले जाता है, एक बगीचे में फेंक देता है, ताकि लोगों को ये लगे, जब पुलिस जांच पड़ताल करे तो ये लगे कि उसके साथ कुछ ऐसा दरिंदगी की गई है कि जो इस तरीके से अभद्र रूप से वो काफी उसको मतलब ऐसी जगह उसके निशान पहुंचाता है ताकि ऐसा लगे न कि उसके ससुर ने मारा है। अब सुबह होती है, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, बाबूलाल पकड़ा जाता है और अपना जुर्म कबूल करता है और आज बाबूलाल सलाखों के पीछे है। इस पूरी कहानी में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगर बेटा दिमागी तौर पे कमजोर था तो उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर शादी कर भी दिए तो एक ससुर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि सरासर गलत है। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।